Hi everyone, Sushank this side, and I welcome you all to our another classes. So today's topic is the French Revolution, which is the third and the last lecture of this, the first chapter of class 9th history book. So as far we have discussed in our last two lectures that how the changing face of the French did took place. And also in the last lecture we have discussed how the guillotine machine was introduced, how the reign of terror was caused, and how the Jacobin club was downfall. There was short summary means जैकबिन क्लब का जो हेड होते हैं वो होते हैं रॉब्सपायर और उनके खुद वो गिलोटिन मशीन लाते हैं जिसको कहा जाता है नॉर्मली उनका जो लॉ इम्प्लीमेंट होता है उसको कहा जाता है द रेन ऑफ टेरर इन विच इट एंड्स विथ द डिक्रीमेंट ऑफ रॉब्सपायर विथ हिज ओन गिलोटिन मशीन. उसके बाद उसी टाइम जैकबिन क्लब एंड होता है और तब a directory was introduced and the year in which the Jacobin club took its downfall was 1794. उसके बाद आता है directory. What was directory? What was its consequences? Directory consisted of 5 members. And why there were 5 members? 5 members वहाँ पे इसलिए थे जैसे रॉब्सपायर ने जो भी लॉ इम्प्लीमेंट किया वो खुद से करने लगे बिना किसी से पूछे के कारण, और पूरा पावर जब खुद के अंडर सब सीज कर लिए उसके बाद हुआ ये कि देश में पूरा त्राही आ गया और उनका डाउनफॉल हो गया. सो इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम 5 लोगों का एक मेंबर बनाया गया जिसको नाम दिया गया डायरेक्टरी. अब होता ये थे कोई भी लॉ अगर इम्प्लीमेंट होगा तो डायरेक्टरी के अंडर होगा, लेकिन एट द टाइम चेंजेस हुए और उस टाइम हुआ ये कि धीरे धीरे उन लोगों के खुद में झगड़ा होने लगा और होते होते द रिजल्ट केम दैट नेपोलियन बोनापार्ट वन ऑफ द सोल्जर did took its rise from that whole scenario. उसके बाद हम लोग बात करते हैं women revolution. As I have discussed in our earlier lectures that when the Jacobin club of the Maine was taking place, at the same time women were also joining its own groups, and there were about 60 groups of the women. And then women revolution did took place. What are women revolution and what were their contribution? First of all, the Society of Revolutionary and Republican Women. What was this? As I have mentioned that उस टाइम बहुत सारे ग्रुप्स भी आ रहे थे, इमर्ज हो रहे थे. उसमें से सबसे जो आगे एक ग्रुप आया था जैसे मेन का आया था जैकोबिन क्लब, वैसे ही विमेन का आया था द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिक विमेन. अब इसके कंसिक्वेंसेस क्या होगा, इसके डिमांड क्या थे? इट डिमांड्स फॉर सेम पॉलिटिकल राइट्स एज द मेन यूज्ड टू एंजॉय. मींस इसका जो मेन था, जो ये ग्रुप था द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन, इसका मेन डिमांड ये था कि हम लोग का पॉलिटिकल जो भी राइट्स है वो सेम हम लोग एंजॉय करें जैसा कि मेन करते थे. लेकिन उनका जो डिमांड था वो फुलफिल एट अ टाइम नहीं हो पाया. इसके लिए 200 साल तक ये चलती रही उनका रिवॉल्यूशनरी एंड देन. लेकिन हुआ ये था कि पहले अर्लियर उनको सेम पॉलिटिकल राइट्स मिले नहीं थे. उनका बस डिमांड यही था मेन कि हमें सेम पॉलिटिकल राइट्स मिले. देन सबसे पहले बात आती है उसके बाद उनको डिमांड क्या मिला. डिमांड सो विमेन थे कौन, उनका काम क्या था? जब मेन का जब फाइट हुआ था उस टाइम विमेन का मेन काम था कपड़ा धोना, घर चलाना, दूसरे के यहाँ जाके काम करना, और स्कूलिंग एजुकेशन कुछ था नहीं. लेकिन उस टाइम उनके अंदर इतना ये भी नहीं था कि आखिर किया क्या जाए इसे आगे आने के लिए. हम लोग उनका जो भी था निजी जो उनका डे टू डे रेगुलर लाइफ था उसको चेंज कैसे किया, उसको मॉडर्न कैसे किया जाए. लेकिन उस टाइम जो भी आते थे लॉ वो मेनली दैट केम फॉर द मेन वनली एंड द रिचर पर्सन ऑफ द 3 स्टेट्स. लेकिन उसके बाद हुआ ये कि विमेन लोगों ने अपना ग्रुप बनाना स्टार्ट किया और सबसे पहले आया आया तो 60 ग्रुप्स, लेकिन उसमें जो मेन जो इमर्ज हो क्या आया, जैसे आया था मेन लोगों के लिए जैकोबिन क्लब, वैसे इधर आया द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन. का मेन डिमांड था सेम पॉलिटिकल राइट्स एंजॉय करना. सो लेकिन अर्लियर देयर वर मेनी लॉज वी वर फॉर्मुलेटेड फॉर द वीमेन. These laws where schooling was made compulsory, means the primary education was made compulsory within the state government. Then divorce was made legal, means divorce
अर्लियर ये ऐसा देखा जाता था कि जो भी मतलब मेन थे वो लोग इमोशनली ब्लैकमेल या कुछ ऐसा होता था जो वीमेन पर हमेशा किया करते थे। लेकिन उसके बाद जो लॉ फॉर्मुलेट हुआ उसके बाद आया कि डाइवोर्स एक ऐसा मीडियम होता है जिससे उस टाइम हुआ एक लॉ आया जिसमें डाइवोर्स एक ऐसा मीडियम बनाएगा अगर कोई कपल को कोई दिक्कत हो रहा है तो वो या तो मेन या तो वीमेन कोई भी एक अपना जाके रजिस्टर फाइल करवा सकता है, फाइल रजिस्टर करवा सकता है। तो डाइवोर्स वाज मेड लीगल देन राइट टू वोट इन 19th century to 20th century means these all rights were given but except one right and that was the major demand of the women's group that was same political rights। इनको सब सारे मिल रहे थे राइट्स लेकिन एक नहीं मिल उसका नाम क्या था कि हम लोग सेम पॉलिटिकल राइट्स एंजॉय करें। लेकिन अब ये लेट 19th century टू अर्लियर 20th century तक ये चलते रहा कि रिवोल्यूशनरी कि आखिर कैसे इनको पूरा सेम एंजॉय मिला जाए और कौन सा एंजॉय तो सेम पॉलिटिकल राइट्स का एंजॉय इनको मिला जाए। लेकिन फाइनली 1946 में women in France got right to vote। Important question for 1 mark। When were the women of the France got their right to vote or right to enjoy the same political rights? Then the answer will be 1946। So this was all about women's revolution in France, and then there came the next topic, the abolition of slavery। स्लेवरी एक ऐसा मीडियम था जिसमें लोग अपने दास खरीदते थे। दास मीन्स जो होते थे बेगार के लोग उनको लेते थे। अब जैसे बेगार किसी के लिए काम करना मीन्स जो भी मतलब थोड़े से पुअर थे वही भी कोई सेक्शन से आते थे पुअर सेक्शन से उनको लेके और जाके पोर्ट पे उनको सेल कर दिया जाता था। उनको हथकड़ी बांध के और उन पर स्टाम्प लगा के, स्टाम्प मीन्स यू नो लाइक ब्रांडेड मीन्स एक आधा ठप्पा लगा के और उनको बेच दिया जाता था और वो लोग से आगे जाके काम करवाया जाता था। क्यों करवाया जाता था वो आगे लोग देखते हैं। सो स्लेवरी एक ऐसा सिस्टम हो गया था वहाँ पे 17th century में स्टार्ट हुआ था एंड दिस वाज कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड देन आया और ऐसा स्लेवरी हुआ था कि वो कौन कर रहा था। स्लेवरी मीन्स दास को जब आदमी को खरीदा जाता था और उनको उनसे काम करवाया जाता था। ऐसा करता कौन था, क्यों होता था? सो मार्टिन ग्वेडो एंड सैन डोमिंगो ये सब जो थे ये सब कॉलोनीज बहुत सारे प्रोडक्शंस देते थे और प्रोडक्शन का नाम क्या था? टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफी। ये सब जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनका प्रोडक्शन के लिए वहाँ पे लेबर कॉस्ट क्योंकि जाना पहचाना होता नहीं था वहाँ पे फील्ड, तो वहाँ एक तो लेबर का होना बहुत कम था और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ पर इतने चीज़ का खेती होता था जो सब लोग को दिया जाता था और इसका प्रोडक्शन करे तो कौन करे क्योंकि वहाँ पे लेबर नहीं थे। और इसके लिए ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड आया। अब क्यों आया? तो टोबैको, शुगर एंड कॉफी का और इंडिगो का प्लांटेशन करने के लिए, इसका प्रोडक्शन करने के लिए ये आया था ट्रेड। एंड व्हाट वाज द ट्रेड? द नेम ऑफ द ट्रेड वाज द ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। एंड व्हाई इट मीन ट्रायंगुलर? ट्रायंगुलर मींस तीन देश, आई मीन यूरोप, अमेरिका एंड अफ्रीका। देयर आर द थ्री कॉन्टिनेंट्स जो ये स्लेवरी चला रहे थे। स्लेवरी का जो था ट्रेड वो रन कर रहे थे। ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनको प्रोडक्शन चाहिए था और स्टार्ट कब हुआ था? 17th century में। देन द फ्रांसिस यूज्ड टू, अब जिनको खरीदना था जो भी वो क्या कैसे खरीदते, मतलब दास कैसे खरीदते, तो द फ्रांसिस यूज्ड टू गो टू द पोर्ट्स ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका जाते थे फ्रांसिस लोग एंड देयर दे बॉट स्लेव्स ब्रांडेड एंड शैकल्ड। मीन्स वहाँ का जो इनको चाहिए होता था दास प्रोडक्शन करने के लिए वो लोग कहाँ जाते थे? अफ्रीका के पोर्ट पे। अफ्रीका के पोर्ट पे जाते थे और वहाँ पे वो लोग अपना जो भी दास था उसको खरीदते थे और उसके बाद उनको ब्रांडेड मीन्स उनको यू नो एक अपना ब्रांड का ठप्पा लगा के और उनको हथकड़ी पहना के और शिप में डाल दिया जाता था। ओके, अब शिप में कब तक? तो दे वर पैक्ड इन शिप फॉर 3 months टू द कैरिबियंस और उसके बाद कैरिबियंस में इनको भेजा जाता था। क्यों? 3 months के लिए सीधा एक साथ शिप में डाल के इनको पैक करके हथकड़ी लगा के ब्रांड मार के भेज दिया जाता था। एंड दे वर सोल्ड टू द प्लांटेशन ओनर्स। स्टार्टिंग कहाँ से होता था? अफ्रीका जाके सब लोग अपना अपना दास खरीदते थे, उसको ब्रांड करके एंड देन उसको शैकल करके मीन्स हथकड़ी वगैरह पहना के उसको एक शिप में डाल दिया जाता था और 3 महीने बाद
जो शिप पहुंची थी अटलांटिक ओशियन से होते हुए, मेजर क्वेश्चन 1 मार्क का अटलांटिक ओशियन से होते हुए जाते थे और वहां पे कहाँ जाते थे, कैरिबियन के पास, और फिर कैरिबियन में जाके दे वर सोल्ड विद द लैंड ओनर्स, द प्लांटेशन ओनर्स, जो भी मतलब खेती किया करते थे, प्लांटेशन ओनर्स किया करते थे, टोबैको, इंडिगो, कॉफी एंड शुगर, ये सब का जो जो प्रोडक्शन किया करते थे, उनका जो हेड थे उनको ये सारे स्लेव्स बेच दिए जाते थे और उनसे वहां पे काम करवाया जाता था। एंड वन मार्क क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, Burdett and Nantes famous as slave sailing ports. Name the two ports which were famous in the 17th century for the sailing of the slaves. 1 mark का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, so the answer will be Burdett and Nantes. अब क्या आता है, बहुत सारे जो नेशनल असेंबली थे उन्होंने सोचा कि अब इसको स्लेवरी का बहुत दिन से ये आवाज आ रहा था सदन में कि आखिर ये स्लेव जो होता है ट्रेड, उसको ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, इसको कैसे रोका जाए। लेकिन जो नेशनल असेंबली थी उसको रोक नहीं पाई। why they were unsuccessful to stop this trade, because टाइम उन लोगों को इनसिक्योरिटीज हुई। इनसिक्योरिटीज क्या हुई, उनको इनसिक्योरिटीज ये हुई कि अगर वो ये स्लेव जो भी था ट्रेड, उसको अगर हटाते हैं तो जो भी बिग बिजनेसमैन थे उनके प्रभाव के कारण देश का इकोनॉमी खराब होता, उन पर भी खुद जान का डर रहता, इसके लिए वो हटाए नहीं और ऐसा करके इन बात को हमेशा दबा दिया जाता था। लेकिन फाइनली आवाज उठी एंड इन 1794 a law was passed and it freed all the slaves. So slaves, अब यहाँ पे एक लॉ आता है 1794 में, इंपॉर्टेंट मार्क्स 1 मार्क का क्वेश्चन कि ये स्लेव्स फ्री कब हुए थे, कौन से ईयर में हुए थे, दैट द आंसर विल बी 1794। नाउ अब ये पास तो हुआ बिल एंड ऑल द स्लेव्स वेयर फ्री, लेकिन कब तक, only for short term contract and that was only for 10 years। अब ऐसा क्यों हुआ कि 10 years बाद वापस वो स्लेव स्टार्ट हो गया, स्लेव ट्रेड, all because of Napoleon। 10 years later नेपोलियन रीइंट्रोड्यूस्ड इट। अब नेपोलियन कौन था, नेपोलियन वो था जो एक सोल्जर था और वो जब टेरिटरी के अंदर जब झगड़ा होने लगा, आपस में मतभेद होने लगा, उसी टाइम वो खुद का पावर को राइज किया और वो वहां का अपना क्राउन अपने अंडर ले लिया। देन फाइनली इन 1848 स्लेव वाज एबोलिश्ड। सो ये स्लेव डायनेस्टी हटा कब था, स्लेव ट्रेड 1794 में, 10 साल बाद मींस 1804 में जब आया था नेपोलियन इन 1804, नेपोलियन अपना क्राउन में आता है और ही रीइंट्रोड्यूस्ड, वापस ले आया स्लेव ट्रेड को। लेकिन उसके बाद फाइनली ये खत्म कब हुआ, 1848। ओके, सो अब आता है द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। What was it? After all the wars, after all the consequences, there was the result. Result क्या आया? Result ये आया कि censorship was abolished in 1798। Censorship क्या था? Censorship एक ऐसा मीडियम था, कोई भी अगर प्ले हो रहा है, कोई भी अगर ड्रामा, कोई भी अगर इनफैक्ट कोई अगर स्टोरी भी आ रहा है, तो censorship के मीडियम से मीन्स वो पहले स्टोरी जाता रूलर के पास, रूलर उसको पढ़ता और अगर वो अप्रूवल करता तभी वो जाके प्ले होता। मीन्स राइट टू स्पीच वाज एबोलिश्ड। राइट टू एबोलिश, कोई आप उस टाइम ऐसा था कि आप कुछ भी बाहर ऑटोमेटिक खुद के मन से बोल नहीं सकते हो, लेकिन सेंसरशिप उसी को कहते थे। और लेकिन एक वापस लॉ आया और 1789 में सेंसरशिप वाज एबोलिश्ड, सेंसरशिप खत्म। मतलब उसके बाद क्या आया, फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब सेंसरशिप खत्म हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसको जो मन है कहीं पे जाके प्ले कर सकता है, कहीं भी कुछ भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन printing culture was developed। What was printing culture? What was its importance? Printing culture has its own importance। जब भी मतलब जो लॉ आया उसके बाद हुआ ये कि प्रिंटिंग प्रेस बहुत आगे आ गया। प्रिंटिंग कल्चर, देयर वर लॉट्स ऑफ नॉलेज व्हिच वर गोइंग प्लेस टू प्लेस, टाउन टू cities, and even the villages were getting the appropriate knowledge of what did happening in the France। And then freedom of press। प्रेस, अब जब प्रेस आ गई सामने तो प्रेस ऐसा नहीं था कि पहले क्या था कि कोई अगर गलत बोल रहा है किसी के, कोई अगर रूलर के अगेंस्ट में बोल रहा है तो उसको जेल। लेकिन ऐसा क्या हुआ, फ्रीडम हो गया प्रेस,
प्रेस फ्रीडम हुआ तब उसके जो भी कंसिक्वेंसेस आते थे, कोई अगर मेरिट है तो मेरिट, डिमेरिट तो डिमेरिट। प्रेस वाज फ्री टू प्रिंट एनीथिंग अबाउट द रूलर और अबाउट एनीथिंग। अब हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, एंड अब हम लोग देखेंगे इसका शॉर्ट समरी। So here comes the conclusion of this chapter, the French Revolution. In 1804, Napoleon introduced himself as the ruler of the France, as the emperor of the France. 1804 में नेपोलियन आता है और खुद को सम्राट घोषित करता है फ्रांस का। Then he set up to conquer neighboring countries, अब अपने आसपास के देशों को लगता है अपने कंट्रोल में करने। उसके बाद he implemented many laws, and some of the laws were given as the protection of his private property, uniform system of weights and measures, and then finally there was a mindset of the people of the France that the Napoleon Bonaparte came there at their best wisher or the well wisher, but gradually they understood the mindset of the Napoleon Bonaparte, and then they realized how his mindset was changing the face of the face of the France. And then finally at the Waterloo in 1815, Napoleon Bonaparte was defeated, and hence he was defeated there in Waterloo in 1815. But his ideas emerged as liberty and modern laws in 19th century. मीन्स वो तो वाटरलू में हार गया, मारा गया, लेकिन उसके बाद फिर भी उसके बाद होता ही है कि उसका जो आइडिया था वो इमर्ज कब किया? 19th सेंचुरी में उसका आइडियाज मेन था लिबर्टी एंड मॉडर्न लॉज इन 19th सेंचुरी। ओके, अब उसके बेसिस पे फ्यूडल सिस्टम को हटा दिया गया और राममोहन रॉय इसको लीड करते हुए आगे आए। देन there are some important dates. Here are some important dates about this chapter which you will have to learn in order to get 1 mark question solved. 1789 Declaration of the Rights of Men. 1790 Civil Constitution of the Clergy nationalizes the church, and then in 1792 the Constitution converted absolute monarchy to constitutional monarchy. अब ये absolute monarchy and constitutional monarchy में don't get collapsed. इसमें absolute monarchy means वहाँ पे सिर्फ एक रूलर था और उसका ही पावर चलता था, लेकिन उसके बाद उसमें फेज में चेंजेस जब आया constitutional monarchy means इसमें written form आया, written form जिसमें all the laws were written, and then in the same year in 1794 Austria and Prussia were attacked, and then in 1793 Louis XVI and Marie were executed. मतलब इस पे लगा था देशद्रोह का आरोप लगा कि प्रूसिया से और प्रूसिया से इसका गुप्त मीटिंग चल रहा था, इस पे देशद्रोह का आरोप लगा था। 1792 एंड 1794 इसमें आता है द रिंग ऑफ टेरर, जिसमें गिलोटिन मशीन आता है और उसमें जैकबिन क्लब का जो हेड होता है रॉबस्पायर वो मारा जाता है। अब मारा कैसे जाता है? खुद गिलोटिन मशीन में उसको उसका सर रख उसको काट दिया जाता है। एंड फिर in 1794 Robespierre was killed, and in the same year in 1794 Directory took place in which there were 5 members, and then the Directory and its consequences, that was a quarrel between the leaders and the Directory members, caused the rise of Napoleon Bonaparte. Okay, then in 1804 Napoleon Bonaparte became the leader. So this was all about this chapter. The first chapter here complete, and then there are some marks which I have marked earlier in all the 3 lectures. I have discussed about all the important questions, and you will have to solve it, and then after the questions I have also mentioned the answer of the question, and then here it is all about the first chapter, the French Revolution, which is completed, and आप लोग इसको learn करो, and कोई भी अगर दिक्कत हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो, आपको इंस्टेंटली आंसर दिया जाएगा। तो थैंक यू गाइस।